नेपाल में जनरेशन जेड का आंदोलन, संगीत, पूरे देश में इन विरोध प्रदर्शनों की गूंज सुनाई दे रही है। हालात काबू से बाहर हैं। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने गोली चलाई और एक बच्चे के सिर में गोली लगी। पत्थरबाजी दोनों तरफ से शुरू हो चुकी है। संसद भवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन हालात अब भी बेकाबू हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। यह तो बस शुरुआत है। ये सरकार हमारी परवाह नहीं करती। हमें सड़कों पर उतरना होगा। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हजारों नौजवान सड़कों पर उतर आए। जो आंदोलन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स और यूट्यूब पर अचानक लगे प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ था, वह नेपाल के दशकों में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बन गया। कम से कम 22 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। 8 सितंबर को जब प्रदर्शन तेज हुए, तब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और मंत्रियों के घरों में आग लगा दी। पूरे देश में यह बगावत फैल गई। दोनों ने क्या कार्य ये प्रदर्शन अलग थे, क्योंकि इन्हें जनरेशन जेड यानी नौजवानों ने नेतृत्व किया। गुस्सा भ्रष्टाचार और राजनीतिक नेतृत्व पर था। नेपाल के 3 करोड़ की आबादी वाले देश ने सालों से अस्थिरता झेली है और अब यह ताजा संकट नए अनिश्चित दौर में धकेल रहा है। 8 सितंबर की हिंसा, 8 सितंबर को प्रदर्शन हिंसक हो गया। कम से कम 22 लोग, जिनमें एक 12 साल का बच्चा भी था, मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। काठमांडू में कर्फ्यू तोड़कर भीड़ संसद के पास पहुंच गई। सेना को बुलाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए, नारे लगाए और पत्थरबाजी शुरू हुई। पुलिस ने पानी की बौछारें, आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, सरकार हमसे हमारी जिंदगी छीन रही है। बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में गोली मारी गई। हमने सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार ने हमें मार डाला। सरकार पर दबाव। हिंसा के बाद सरकार ने आधी रात को सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन गुस्सा बरकरार रहा। 8 सितंबर को गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और 9 सितंबर को अन्य मंत्री भी पीछे पीछे हट गए। काठमांडू की सड़कों पर संसद भवन को घेरे प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती चली गई। मांग थी कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा दें और सीधे जनता द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री बने। संसद भवन में आगजनी हुई और अंततः ओली ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। वजह यह बताई गई कि इन कंपनियों ने सूचना मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। सरकार का कहना था कि यह कदम फेक न्यूज, नफरत फैलाने और ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए जरूरी था। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ टिकटॉक ने रजिस्ट्रेशन कराया था, इसलिए वही चलता रहा। बाकी प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए। जनरेशन जेड के लिए यह सिर्फ तकनीकी आदेश नहीं था, यह उनकी आवाज़ दबाने जैसा था, क्योंकि सोशल मीडिया ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, व्यवसाय और संवाद का साधन है। असली वजह भ्रष्टाचार। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने कहा कि यह सब सोशल मीडिया बैन के कारण हुआ, लेकिन असल गुस्सा वर्षों से जमा था। नेपाल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और राजनीतिक अस्थिरता ने नौजवानों को निराश कर दिया है। नेपो बेबीजस नेताओं की औलादें आलीशान जिंदगी जीती हैं, जबकि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रोजेक्ट में $71 मिलियन घोटाला हुआ। नकली दस्तावेज बनाकर बेरोजगार युवाओं को भूटानी शरणार्थी दिखाया गया और उनसे पैसा ऐंठा गया। किसान खाद के संकट से जूझ रहे हैं। अस्पताल और स्कूलों में फंड की भारी कमी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार नेपाल एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाता है। युवाओं का संकट। नेपाल में बेरोजगारी की दर 12.6% है, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है। लाखों युवा रोज विदेश नौकरी के लिए जाते हैं, खाड़ी देशों, मलेशिया और भारत तक। केवल पिछले साल ही 7.4 लाख से ज्यादा युवाओं ने देश छोड़ा। देश में जो युवा बचे हैं वे सोशल मीडिया और डिजिटल कामों पर निर्भर हैं, इसलिए सोशल मीडिया बैन उनके लिए सीधा हमला था।
राजनीतिक अस्थिरता। 2015 में नया संविधान बनने के बाद से सिर्फ 3 नेता ओली, पुष्प कमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर देउबा बारी बारी से सत्ता में आते रहे हैं। पिछले 17 साल में नेपाल में 14 सरकारें बदल चुकी हैं। यह अंतहीन सत्ता का खेल लगता है। प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा नेपाल को एक और राजनीतिक संकट में धकेल गया है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। काठमांडू हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। 700 से ज्यादा भारतीय यात्री फंस गए। भारत ने नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया और नागरिकों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई और शांति की अपील की। आगे क्या होगा? 9 सितंबर की रात सेना प्रमुख ने शांति वार्ता की अपील की। 10 सितंबर को धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। जेन जी समूहों ने कहा कि हिंसा उनके द्वारा नहीं बल्कि अवसरवादियों ने की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन नेपाल की राजनीति में सच्चा बदलाव लाएगा या यह भी बीते आंदोलनों की तरह मिट जाएगा?